नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल जयंत नेगी मैथमेटिक्स में। दोस्तों, अगर आप उत्तराखंड एलटी मैथ्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे संग तुरंत जुड़ जाइए, क्योंकि हमारे द्वारा लगातार एक सीरीज़ चलाई जा रही है जिसमें हम आपको टॉपिक वाइज MCQ प्रोवाइड करवाते हैं। दोस्तों, आज हम आपके लिए न्यूमेरिकल एनालिसिस का एक और टॉपिक लेकर आए हैं। न्यूमेरिकल एनालिसिस की कुछ वीडियोज़ हमने पहले ही अपलोड कर दी हैं। आज हम दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इसके लेकर आए हैं, जैसे कि रेगुलर फाल्सी मेथड, जिसको कि मेथड ऑफ फाल्स पोजीशन या फिर मेथड ऑफ इंटरपोलेशन भी बोला जाता है। इसके अलावा सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर एल्जेब्रिक इक्वेशन में जैसे कि गॉस एलिमिनेशन मेथड आएगी, गॉस सेडल मेथड आएगी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये मेथड है दोस्तों, इनको आज हम डिस्कस करेंगे और इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस अगर समय मिलेगा तो वो भी डिस्कस करेंगे। पहले आप इन मेथड्स को जान लीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज का पहला टॉपिक है रेगुलर फाल्सी मेथड, या फिर इसको मेथड ऑफ फाल्स पोजीशन भी बोला जाता है या फिर मेथड ऑफ इंटरपोलेशन भी बोलते हैं। लास्ट वीडियो में दोस्तों हमने पढ़ी थी न्यूटन रैप्सन मेथड, और मैंने आपको बताया था कि न्यूटन रैप्सन मेथड जो आपकी एल्जेब्रिक इक्वेशन है उसको सॉल्व करने के लिए इसका यूज़ होता है। जैसे एल्जेब्रिक इक्वेशन है आपके पास जिसकी डिग्री माना n है, ठीक है, और इसके अगर आपको दोस्तों रूट्स निकालने हैं तो उसके लिए हमने बोला था कि भाई कई सारे न्यूमेरिकल मेथड हैं, जैसे कि मेथड ऑफ इटरेशन थी, मेथड ऑफ आपकी रेगुलर फाल्सी मेथड, और इसके अलावा न्यूटन रैप्सन मेथड। तो ये आपकी सारी मेथड है जिनकी मदद से हम दोस्तों अप्रॉक्सीमेट रूट्स निकाल सकते हैं। भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन और इक्वेशन ऑफ 3 डिग्री के तो रूट्स आप इजीली निकाल सकते हो, लेकिन इन मेथड की मदद से दोस्तों आप अप्रॉक्सीमेट रूट बहुत इजीली निकाल सकते हो विद द हेल्प ऑफ सक्सेसिव इटरेशन, ठीक है। तो दोस्तों इसका भी कॉन्सेप्ट वैसा ही है जैसा कि न्यूटन रैप्सन मेथड का था, कि इसमें सपोज करो fx बराबर fx आपके पास कोई एल्जेब्रिक इक्वेशन है, और लेट मैं मानता हूँ कि भाई x0 से x1 आपका कोई इंटरवल है जिसमें ये जो फंक्शन है वो आपका कंटिन्यूस है, ठीक है ना। तो और मानते हैं कि भाई जो fx0 यानी कि फंक्शन पे जो इसकी वैल्यू आएगी, और fx1 यानी कि जो दूसरी फंक्शन पे वैल्यू आएगी, ये दोनों के दोनों अपोजिट साइन के हैं। अपोजिट साइन का मतलब है कि एक होगा प्लस, एक होगा माइनस, ठीक है। तो ऑफकोर्स होगा क्या कि इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा दोस्तों, ये ऑफकोर्स क्या आएगा, लेस देन 0 आएगा। तो इन दोनों का प्रोडक्ट, जैसे कि मैंने आपको पिछली न्यूटन रैप्सन वाली मेथड में बताया था कि अगर इन दोनों का प्रोडक्ट अगर 0 आता है तो जो रूट है यानी कि x0, x1 के बीच में दोस्तों वो क्या करेगा, लाई करेगा। माना अगर अल्फा रूट है तो एफ अल्फा क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ठीक है ना। रूट्स ऑफ इक्वेशन ऐसा क्यों मैं बोला गया, क्योंकि भाई दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया है कि भाई अगर आपके सामने अगर मैं एक ग्राफ बनाऊं, चलिए इसको देख लेते हैं। जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया कि भाई देखिए, मान लेते हैं x0 ये पॉइंट है, ठीक है, और x1 ये पॉइंट है, ठीक है, और इसमें मान लेते हैं कि भाई आपकी x0 पर वैल्यू है वो नेगेटिव है। तो मान लेते हैं ये वाली वैल्यू आपकी दोस्तों क्या होगी, इसको मैं मिलाता हूँ। यहाँ पर देखिए ये वाली जो पॉइंट है ये आपका दोस्तों क्या है, x0, fx0। इट सिंपली इंडिकेट दैट कि भाई जो fx0 है उसकी वैल्यू क्या है दोस्तों, नेगेटिव, और x1 पे दोस्तों इसकी वैल्यू आपकी क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। तो ये x1 है और ये आपका क्या होगा, fx1 होगा, ठीक है ना, यानी कि सिंपली x और y, ठीक। तो इसका मतलब ये है कि भाई देखिए जब आपका कर्व कंटिन्यूस है तो ऑफकोर्स क्या होगा वो दोस्तों यहाँ से ऐसे गुजरेगा। थोड़ा सा मैं इसको सही बनाता हूँ, ये देखिए कर्व ऐसे गुजरेगा, ठीक। तो कहीं ना कहीं वो क्या करेगा, एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है ना। जहाँ पर वो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा तो वही दोस्तों क्या पॉइंट है, अल्फा है। तो एफ अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, ऑफकोर्स 0 हो जाएगा, ठीक। तो यही दोस्तों इंडिकेशन होता है कि भाई आपको 2 पॉइंट निकालने हैं, एक तो आपका x0 और x1, और वहाँ पर हम मानेंगे कि यहाँ पर आपका क्या होगा दोस्तों, कि जो रूट है वो आपका क्या होगा, इसी के बीच में लाई करेगा, क्योंकि दोनों अपोजिट साइन के हैं और कर्व आपका कंटिन्यूस है। तो कभी ना कभी वो क्या करेगा दोस्तों, एक्स एक्सिस को काटेगा। जब वो अपनी पोलैरिटी चेंज कर रहा है, प्लस से माइनस हो रहा है या माइनस से प्लस हो रहा है, तो बीच में 0 तो आएगा ही ना, ये तो ऑब्वियस सी बात है। तो बीच में कहीं ना कहीं वो क्या होगा, वहाँ पर उसका रूट अल्फा की वैल्यू को हमें फाइंड आउट करनी होगी, ठीक है ना। लेकिन इसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि हम डायरेक्टली अल्फा की वैल्यू को निकाल नहीं सकते हैं। तो इसी के लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, इन मेथड्स का उपयोग करते हैं। हम अल्फा की बहुत करीब वैल्यू निकालने का प्रयास करते हैं। हम कैसे करते हैं इसमें, देखिए अब रेगुलर फाल्सी मेथड में क्या होगा, थोड़ा सा मैं इसको सही कर देता हूँ, एक सेकेंड। देखिए इसको मैं प्रॉपर लिख लेता हूँ। देखिए अब थोड़ा सा इसको ध्यान से देखिएगा। मैं काम करूंगा यहाँ से, मैं रेगुलर फाल्सी मेथड में मैं मानूंगा कि दोस्तों ये आपकी क्या है, एक काइंड ऑफ स्ट्रेट लाइन है। चलिए मैं इसको थोड़ा सही कर लेता हूँ। ये आपका
ये आपका पॉइंट है, ये आपका कर्व था, ठीक है, और ये आपका पॉइंट है। अब दोस्तों क्या था ये है आपका x1, ठीक है, और इस पे पॉइंट है आपका fx1, ठीक है। अब दोस्तों हम एक काम करते हैं, इनको मैं एक स्ट्रेट लाइन से मैं ज्वाइन कर लेता हूँ, ठीक है। ये मैंने यहाँ से स्ट्रेट लाइन से इसको ज्वाइन कर लिया, ठीक है। मैंने मान लिया कि भाई ये आपस में स्ट्रेट लाइन से जुड़े हुए, ठीक। तो दोस्तों अब क्या होगा, मेरा यही प्रयास रहेगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा इसके करीब वैल्यू निकाले। आप देख सकते हैं ये जो पॉइंट आएगा दोस्तों, अब ये मेरा क्या आएगा, रूट आएगा, ठीक है, x2, ठीक। ये आएगा दोस्तों, मेरा जो रूट है वो अल्फा के क्या होगा, करीब होगा, ठीक। अब आप समझिए कि मैं x2 की वैल्यू को कैसे निकालूंगा। देखिए जो x2 है, ये आपकी जो वैल्यू है वो अल्फा के दोस्तों क्या होगी, करीब होगी, यानी कि x0 और x1 के बीच में लाई करेगी, ठीक है। तो मेरा कॉन्सेप्ट क्या है इसमें, कॉन्सेप्ट ये है कि मुझे x0 और x1 के बीच में x2 निकालना पड़ेगा जो कि अल्फा के बहुत ज़्यादा करीब होगा, ठीक। इसके बाद मैं फिर क्या करूँगा, लगातार अप्रॉक्सीमेशन करता रहूँगा और मैं अल्फा के उतने करीब वैल्यू को निकालते रहूँगा, जिसको कि क्या बोलते हैं, इटरेशन बोलते हैं, जो कि आपने लास्ट मेथड में सीखा था न्यूटन-रैप्सन मेथड की मदद से। तो पहले मैं क्या करूँगा दोस्तों, x2 की वैल्यू को निकालूंगा। अब देखिए दोस्तों ये आपकी क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। एक स्ट्रेट लाइन में आपको दो कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, x1 y1 और x2 y2, ठीक। और आपने क्या करनी है, इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है। तो आप दोस्तों कैसे निकालते हैं लाइन की इक्वेशन, अगर आपको याद हो तो कैसे निकाला जाता है, देखिए y माइनस y1, ठीक है, y माइनस y1 बराबर होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है, और इनटू ये हो जाएगा भाई कितना, x माइनस x1, ठीक है। तो अब यहाँ पर देख लीजिए ये आपके कोऑर्डिनेट हैं। अब आप इसको मैं मान लेता हूँ x1 y1, और इसको मैं मान लेता हूँ, इस वाले को मान लेता हूँ x2 y2। अब आप देख लीजिए यहाँ से आप इसको रख सकते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा y माइनस, देखिए y1 एक्चुअली क्या है दोस्तों, fx0 है, ठीक है। और ऐसी y2 माइनस y2 आपका कितना है दोस्तों, ये है आपका fx1 माइनस fx0 डिवाइडेड बाय, और ये कितना हो जाएगा, देखिए आपने इसको कितना माना है, x1 माइनस x0, ठीक है। थोड़ा बस आप सिम्बॉलिकली इसको ध्यान में रखें, और ये आपका कितना हो जाएगा, x माइनस x0, ठीक है। आपने बस क्या कर दिया, वैल्यू को पुट अप कर दिया, ठीक। यहाँ पर तक आपको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब मुझे क्या करना है, देखिए मुझे करना है यहाँ पर, क्योंकि ये यहाँ पर आपका क्या करेगा, एक्स एक्सेस को मीट करेगा। तो एक्स एक्सेस को जब ये मीट करेगा तो दोस्तों क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए जब ये एक्स एक्सेस को मीट करेगा तो उस केस में आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, एक्स किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ से जब ये मीट करेगा तो एक्स किस में कन्वर्ट हो जाएगा दोस्तों, x2 में। आप देख सकते हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे दोस्तों, आपका ये क्या हो जाएगा, देखिए x2, और ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, 0, यानी y इसका पॉइंट क्या होगा, 0 होगा। तो मैं काम करूँगा यहाँ पर x की जगह पे x2 रखूँगा और y की जगह पे क्या रख दूँगा, 0 रख दूँगा। तो देखिए 0 माइनस fx0 इक्वल्स टू fx1 माइनस fx0 डिवाइडेड बाय x1 माइनस x0, ठीक है। और यहाँ से ये x की जगह पर मुझे क्या रखना है, x2 माइनस x0, ठीक है। यहाँ तक आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब दोस्तों यहाँ से इसको थोड़ा सॉल्व करिए, देखिए क्या होता है। यहाँ से मैं इसको यहाँ प्रोडक्ट में ले जाऊँगा तो क्या होगा दोस्तों, ये हो जाएगा भाई x1 माइनस x0 इंटू fx0, माइनस में चल रहा है मामला, और इक्वल्स टू ये हो जाएगा भाई x2 माइनस x0 इंटू fx1 माइनस fx0, ठीक हो गया। यहाँ तक आपका कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब देखिए दोस्तों यहाँ से क्या हो जाएगा, इस वाले पार्ट को मैं अगर यहाँ डिवाइड में ले जाऊँ तो देखिए दोस्तों यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा भाई x2, देखिए यहाँ से हो जाएगा भाई, अगर आप इसको डिवाइड में ले जाएं तो ये हो जाएगा भाई x2 माइनस x0 बराबर, ये पार्ट इसके डिवाइड में चले गया, माइनस x1 माइनस x0 fx0 डिवाइड में ये हो जाएगा भाई fx1 माइनस fx0, ठीक है।
और इसके बाद देखिए x2 बराबर हो जाएगा, ये वाला पार्ट इधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा भाई x0 माइनस fx0 अपॉन fx1 माइनस fx0, ठीक है, इनटू x1 माइनस x0। तो दोस्तों ये आपका आ गया पहला फॉर्मूला, ठीक है, जैसे न्यूटन रैप्सन मेथड का आया था ऐसे ही दोस्तों अब आपका क्या आ गया, x1 आ गया, ठीक हो गया। तो देखिए ये आपका आ गया दोस्तों, इस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं। आप इसको चाहे तो फर्दर भी सॉल्व कर सकते हैं। फर्दर अगर मैं इसको आगे सॉल्व करूंगा तो दोस्तों क्या आएगा, आप इसको दूसरे तरीके से भी याद कर सकते हैं, जैसे कि भाई x2 बराबर हो जाएगा, इसको अब अगर आप सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो x0 मैं डायरेक्टली इसको लिख लेता हूँ ताकि थोड़ा सा आपका जो ये समय है भी बच जाएगा। देखिए x0 fx1, ठीक है, x0 fx1 और यहाँ पर से x0 हाँ x0 आपका कितना आ गया, x0 fx1 और माइनस ये हो जाएगा भाई x1 fx0, ठीक है, अपॉन में fx1 माइनस fx0, ठीक है, ये आपका 0 है, ठीक। तो यहाँ से दोस्तों आप इसको इस तरह से निकाल सकते हैं, ठीक है। आपने क्या करना है, यहाँ से इसको आपने प्रोडक्ट में लेना है, x0 fx1 माइनस आपका कितना हो जाएगा भाई x0 fx0। तो x0 fx0 और x0 fx0 ये दोनों के दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे क्योंकि माइनस माइनस का प्लस आ जाएगा ना। तो आप ऐसे करके भी दोस्तों इसको याद कर सकते हैं, ये ठीक। तो ऐसे करके आपका क्या निकल गया दोस्तों, x2, ठीक। तो ये हो गया आपका फर्स्ट इटरेशन, ठीक। अब आप क्या करेंगे दोस्तों, अगर fx2 बराबर 0 आ गया तब तो ठीक है, अगर fx2 बराबर 0 आ गया इसका मतलब x2 क्या है, रूट है, ठीक। अब अगर दोस्तों ये रूट नहीं आता है, अगर ये रूट नहीं आता है दोस्तों, क्या आया था भाई, x0 और x1 के बीच में आपका क्या आया, x2 आया है ना। तो अब आप क्या करेंगे, fx2 पे इसकी वैल्यू चेक करेंगे, माना fx2 आपका 0 के बराबर नहीं आता है, तो अब आप क्या करेंगे, इस पर इसकी वैल्यू को चेक करेंगे, या तो ये पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा। हमने इसको नेगेटिव माना है, इसको पॉजिटिव माना है। अगर दोस्तों ये पॉजिटिव आता है, अगर ये पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब ये है कि जो रूट है वो x0 और x2 के बीच में लाई करेगा, क्योंकि पोलैरिटी यहाँ पर चेंज हो रही ना, माइनस से प्लस यहाँ पर हो रहा, रूट यहाँ पर तो लाई कर नहीं सकता, ठीक है। और अगर दोस्तों ये माइनस आता है, अगर ये माइनस आता है तो क्या होगा दोस्तों, x0 अगर ये आपका माइनस आता है तो क्या होगा, तो रूट इनके बीच में लाई करेगा, यानी x1 और x2 के बीच में लाई करेगा, ठीक है। तरीका ये होता है। तो हम क्या करते हैं, चलो मान लेते हैं कि भाई जो आपका x1 है वो निगेटिव आता है, मान लेते हैं। तो भाई इसका मतलब है कि भाई जो fx1 इंटू fx2 है, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, लेस देन 0 होगा। इसका मतलब रूट क्या होगा, इनके बीच में लाई करेगा। तो अब हम क्या करेंगे दोस्तों, फिर से इटरेशन निकालेंगे, इन दोनों के बीच में कौन लाई करता होगा, x3 लाई करता होगा, ठीक है। तो यही दोस्तों मेथड आपकी चलती चले जाएगी और इस तरह से हम इसको निकालेंगे। तो भाई देखिए यहाँ पर आपका क्या फॉर्मूला आया था, x2 बराबर ये आया था, तो x3 बराबर क्या हो जाएगा, x3 बराबर आप क्या हो जाएगा दोस्तों, इसी तरह से आप फॉर्मूला निकालिए। देखिए यहीं पर, चलो मैं आपको निकाल के बताता हूँ। देखिए बताइए यहाँ पर से क्या हो जाएगा, x3 बराबर हो जाएगा, आपने इस समय पे x0 और x1 के बीच में था, अब किसके बीच में, x1 और x2 के, तो क्या होगा x1 fx2 है ना, माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा x2 fx1, ईजी है ना, बहुत ईजी, ठीक। और fx2 माइनस fx1, तो ये क्या बन जाएगा दोस्तों, सेकंड इटरेशन बन जाएगा, ठीक हो गया। तो ऐसे ऐसे करके आप दोस्तों क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करते रहेंगे। यानी कि आप क्या करेंगे भाई, x3 निकला, अब आप fx3 को चेक करेंगे वेदर इट इज़ इक्वल्स टू 0। अगर ये 0 आ गया तो ठीक है, इसका मतलब ये रूट है। अगर ये नॉट इक्वल्स टू 0 है तो देखेंगे भाई ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है। तो इस तरह से दोस्तों आपकी प्रोसेस चलती रहेगी। आप सेकेंड इटरेशन, थर्ड इटरेशन, फोर्थ इटरेशन जितना आप करते चलेंगे उतना आप रूट्स के करीब होते चले जाएंगे, ठीक है। तो लास्ट में जो फॉर्मूला आएगा निकल के, मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ पर, xn+1 दोस्तों किसके बीच में लाई करेगा, ऑफ कोर्स किसके बीच में लाई करेगा, जैसे आपका देखिए x3 है, x3 किसके बीच में लाई कर रहा था, x1 और x2 के बीच में लाई कर रहा था, है ना। तो भाई जो xn+1 है वो किसके बीच में लाई करेगा दोस्तों, वो ऑफ कोर्स किसके बीच में लाई करेगा, आपका xn और xn-1 के बीच में लाई करेगा, ठीक है ना। तो आप उसको चेक कर लीजिए कैसे कैसे करेगा वो। देखिए यहाँ से जो उसका फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा कितना, xn-1, ठीक है, fxn माइनस xn f xn-1
ठीक, डिवाइडेड बाय एफ एक्स एन माइनस एफ एक्स एन माइनस 1। तो ये दोस्तों आपका फॉर्मूला हो गया रेगुलर फाल्सी मेथड का। ठीक है, तो दोस्तों ये था आपका इटरेशन मेथड निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है। डायरेक्टली आप इस फॉर्मूले को याद करेंगे, ठीक है, जो मैं आपको बता रहा हूँ आप इस फॉर्मूले का यूज़ याद ज़्यादा करेंगे। जैसे सबसे पहला क्या था, x2 बराबर क्या होता है, x0 fx1 माइनस x1 fx0 अपॉन fx1 माइनस fx0। ठीक है, अब चलिए एक बार देख लेते हैं, जैसे कि मैंने आपको फॉर्मूला बताया, फिर से फॉर्मूला मैं एक बार यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि आपको ये याद हो जाए। देखिए क्या था, x0 किसके बीच में लाई कर रहा है, x1 और x2 के। बहुत इजी है, x1 और x2 के बीच में लाई कर रहा है, तो क्या होगा x1 fx2। ठीक है, माना अगर ये x1 और x2 के बीच में लाई कर रहा है, ठीक, तो क्या होगा x1 fx2 माइनस x2 fx1 अपॉन क्या हो जाएगा भाई fx2 माइनस fx1। ये दोस्तों निकालने का तरीका रहता है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं। अब मतलब किसी के बीच में भी अगर कोई आपका रूट लाई कर रहा है तो आपको उसको निकालने का तरीका ये रहेगा। जैसे माना a और b है, ठीक है, a और b है, इसके बीच में c लाई कर रहा है, तो बताइए क्या फॉर्मूला होगा। यानी कि अगर आपको c की वैल्यू निकालनी है तो c की वैल्यू क्या होगी बताइए। ये हो जाएगा भाई a है तो a एफ बी, देखिए आप फॉर्मूला बस निकालना सीखिए, a एफ बी माइनस बी एफ ए अपॉन क्या हो जाएगा बताइए, एफ बी माइनस एफ ए। तो ये आपको फॉर्मूला इस तरह से दोस्तों याद करना है ताकि आपको ये ऐसे भी आ सकता है फॉर्मूला। कई बार ऐसा होता है कि एग्जाम में ऐसे पूछ लिया जाता है फॉर्मूला कि ए और बी के बीच में सी है रूट, तो उसका बताइए रेगुलर फाल्सी मेथड से कैसे आएगा। ठीक, तो इसके क्वेश्चंस दोस्तों क्योंकि एग्ज़ाम में आए हैं और उत्तराखंड के एग्ज़ाम में ही आए हैं। ठीक, ये आपका स्टैटिस्टिकल ऑफिसर वाला एग्ज़ाम था, उसमें भी आया था ये क्वेश्चन, तो इसलिए मैंने आपको रेगुलर फाल्सी वाली मेथड बताई है। और बहुत अच्छे इसके क्वेश्चंस आते हैं जब भी आते हैं तो। और न्यूटन रैप्सन मेथड से तो देखिए लेक्चर मेथड में भी, लेक्चरर का जो आपका पेपर हुआ था उसमें भी न्यूटन रैप्सन मेथड से आए थे, और भी कई एग्जाम में इसके क्वेश्चन आते रहते हैं। तो बहुत ईजी है, अगर आपको आता है तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, अदरवाइज नहीं आता तो अपने आप में ये क्या हो जाते हैं, टफ हो जाते हैं। ठीक, तो ऐसे करके दोस्तों आप इसको निकाल सकते हैं। ठीक, अभी चलो एक और कर देते हैं। जैसे माना x2 और x3 के बीच में माना x1 है, तो भाई x1 कैसे निकलेगा। अब आप देख सकते हैं x1 बराबर क्या हो जाएगा, x2 fx3। ठीक है, बहुत सिंपल है, माइनस क्या हो जाएगा भाई, x3 fx2 डिवाइडेड बाय fx3 माइनस fx2। अब आप इसके क्वेश्चन भी बहुत ईजिली कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दोस्तों आपका फॉर्मूला है, ऐसे करके आपने फॉर्मूले को याद करना है, बहुत इजीली आपको ये याद भी हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इसमें एक चीज़ और क्या है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है दोस्तों कि आपका fx2 इंटू fx3 क्या होना चाहिए, लेस देन 0 होना चाहिए। ठीक है, तभी जाके बीच में x1 निकलेगा ना, क्योंकि जब तक इन दोनों का प्रोडक्ट लेस देन 0 नहीं आएगा तब तक इनके बीच का में रूट लाई नहीं कर सकता। तो इनके बीच में रूट लाई कब करेंगे, जब दोनों क्या होंगे, अपोजिट साइन के होंगे। ये भी आपको ध्यान में रखना है। कभी कभार आपसे सीधे डायरेक्ट स्टेटमेंट पूछ लिया जाता है और नीचे आपको कंडीशन दे दी जाती है और इन चार में से आपको क्या करना होता है, सही क्वेश्चन को या सही आंसर को सेलेक्ट करना होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए दोस्तों अगला टॉपिक है गॉस एलिमिनेशन मेथड, जो कि सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशन का पार्ट है। ठीक है ना, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशन कैसा होता है, जैसे कि आपने दोस्तों मैट्रिक्स में पढ़ा होगा, आपकी जो सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होती हैं, जैसे कि आपकी 3 वेरिएबल वाली जो इक्वेशंस होती है ना, उसमें होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस में आप किस तरह से उनको एक्स वाई जेड के लिए सॉल्व करते हैं। तो ऐसे ही दोस्तों आपकी क्या होती है, गॉस एलिमिनेशन मेथड होती है, जो कि आपकी सिस्टम ऑफ लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशन को सॉल्व करने में काफ़ी मदद होती है। तो ये आपकी दोस्तों एक डायरेक्ट मेथड है। ठीक है ना, एक तरीके से इस मेथड में हम क्या कर सकते हैं, जो आपके जितने भी अननोन वेरिएबल होते हैं उनको हम सक्सेसिवली एलिमिनेट करते जाते हैं और जो पूरा सिस्टम होता है उसको हम अपर ट्रायंगुलर की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है ना, अपर ट्रायंगुलर समझ रहे हैं ना, जैसे कि आपके पास सपोज ये आपके पास एक सिस्टम ऑफ 3 वाला ले लेते हैं। चलो ठीक है ना, ज़्यादा पे नहीं जाते हैं, 3 वाला पे ले लेते हैं कि आप हमारे पास सपोज करो सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ 3 लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशन है। ठीक है, और ज़्यादातर वैसे 3 वाला ही आता है, उससे ऊपर का तो नहीं आता है। ठीक, बराबर है b1 और इसी तरह से a21 x a22 y प्लस a23z बराबर है b2 और a31x प्लस a32y
प्लस A33Z बराबर है B3। तो ये दोस्तों आपका क्या है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, आप देख सकते हैं। ठीक, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, इसमें जितने भी आपके अननोन वेरिएबल हैं उनको एक एक करके हम क्या करते जाएंगे, एलिमिनेट करते हुए चलेंगे। ऊपर से एलिमिनेट करेंगे, पहले हम x को एलिमिनेट करेंगे, फिर उसके बाद y को एलिमिनेट करेंगे, और इसको दोस्तों हम इस तरह की अपर ट्रायंगुलर की फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, अपर ट्रायंगुलर समझ रहे हैं ना, इस तरह का अपर ट्रायंगुलर की फॉर्म में इसको हम कन्वर्ट कर देंगे, और ये सबसे इजी मेथड और डायरेक्ट मेथड है। ठीक है, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी दोस्तों पूछे जाते हैं गॉस एलिमिनेशन मेथड से। तो मैं आपको इसका एक क्वेश्चन कराता हूँ, उससे आपको ये बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, आपके सामने एक आपका सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, सिस्टम ऑफ लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशन है, जिसमें आपके 3 अननोन वेरिएबल है। अब हमें क्या करना है, इसको गॉस एलिमिनेशन मेथड की मदद से सॉल्व करना है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मेरा काम ये रहेगा दोस्तों कि आप इसको इक्वेशन नंबर 1, 2 और 3 मान लीजिए। मेरा काम ये रहेगा कि जो 2 और 3 है उसमें से मैं क्या करूँ, x को एलिमिनेट कर दूँ। तो मैं क्या करूँगा, 1 की मदद से करूँगा। मैं क्या करूँगा, 2 को मतलब सॉरी 1 है, इसको मैं पहले 2 से मल्टीप्लाई करूँगा और फिर 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, और उसके बाद 2 और 3 से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। तो देखिए सबसे पहला मेरा काम क्या रहेगा, सेकंड वाली में से आपको x को रिमूव करना है, इसमें से x को रिमूव करना है। देखिए कैसे करेंगे, मैं डायरेक्टली करूंगा, आप इसको ध्यान से देखिएगा। x प्लस 4y प्लस 9z बराबर है 16। ठीक है, अब आप इसको 0 बनाइए, इसको 0 बनाइए। ठीक, तो क्या हो जाएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे तो ये तो आपका 0 हो जाएगा। तो चलो मैं इसको लिखता ही नहीं हूँ। ठीक है, अब आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर दोस्तों क्या आ जाएगा भाई, 8y, y माइनस 8y दैट इज माइनस 7y। ठीक है, और 9 दूनी होता है 18, और 1 में से अगर आप 18 माइनस करेंगे तो 17z बन जाएगा। ठीक है, और इसी तरह से आप 16 दूनी होता है 32, और इसमें से माइनस करेंगे तो -22 आएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसी के बाद तो ये तो आपकी इक्वेशन नंबर 1 ही रहेगी, ये आपकी चलो 4 बन गई। ठीक, देखते हैं, और फिर इसके बाद ऐसे ही आप इसको 3 से मल्टीप्लाई करके थर्ड में से सब्ट्रैक्ट कीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा, देखिए आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर देखिए ये वाला पार्ट तो हो गया 0, ये वाला पार्ट तो हो गया 0, इसको कोई मतलब नहीं है। इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 चक्को होता है 12, 2 में से 12 गया आपका 10। ठीक है, और 9 यहाँ होता है 27, 27 और कितना बच जाएगा भाई 24, माइनस कितना हो जाएगा 24z, और इक्वल्स टू, और फिर 16 यहाँ 48, 48 में से 18 गया, कितना बच गया -30। ठीक है भाई, ये आपका आ गया। ठीक, तो ये आपका नया आ गया सिस्टम, जिसमें आपका दोस्तों क्या हो गया भाई, आपका x वाला पार्ट क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। ठीक है, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, अब मैं इसमें से क्या कर दूंगा दोस्तों, y को एलिमिनेट कर दूंगा। मैं क्या करूंगा, इसमें से y को एलिमिनेट करूंगा, किस में से, फिफ्थ वाले में से। मुझे क्या बनाना है, इसको अपर ट्रायंगल की फॉर्म में बनाना है ना। यहाँ पर 0 हो गया, अब मुझे यहाँ पर भी 0 चाहिए। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको मैं y से मतलब y को मुझे क्या करना पड़ेगा, एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो मैं कैसे करूँगा, देखिए इसको तो आप एज इट इज़ लिख दीजिए, x प्लस 4y प्लस 9z बराबर हो जाएगा 16। ठीक है, और चाहो तो इसका आप साइन को हटा सकते हो, वैसे कोई नेसेसरी तो है नहीं। चाहो तो आप इसको ऐसा लिख दो, देखो 7y प्लस 17z बराबर 22, क्योंकि यहाँ पर ये प्लस हो जाएंगे ना सबके सभी। तो चलो इसको प्लस में ही लिख देते हैं ताकि हमारा कन्फ्यूज़न ही दूर हो जाएगा। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर मुझे इस वाले पार्ट को 0 करना है। इस वाले पार्ट को 0 करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा दोस्तों, इसको आपको 10/7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको आप 10/7 से मल्टीप्लाई करके इससे सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा 0। अब आप इसको 10/7 से मल्टीप्लाई करिए। ठीक है, तो थोड़ा सा लंबी प्रोसेस है। ठीक, तो यहाँ पर से दोस्तों क्या हो जाएगा, चलो मैं आपको सॉल्व करके बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा भाई 24, और यहाँ पर से हमने क्या करना है, इसको माइनस करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर से क्या होना चाहिए, ये हो जाएगा भाई 24 माइनस 10/7 इंटू 17। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों क्या आएगा, ये आएगा भाई 7 दूनी होता है 14, 7 दूनी 14 और 1 15 माइनस 170/7। ठीक है, तो भाई ये तो आपका कितना आया, ये आपका कितना आया अराउंड, एक सेकेंड मैं थोड़ा सा कहीं पर गड़बड़ कर गया शायद, एक सेकेंड, 24 है ना, 24, अच्छा ये 24 है, सॉरी यहाँ पर दोस्तों ये आपका कितना होना चाहिए 24। तो 7 चक्को होता है 28,
2, 7 दूनी 14, 15, 16। देखिए यहाँ पर दोस्तों कितना होगा, 160 होगा। तो ये आपका कितना हो जाएगा, -2/7 आ जाएगा। इसको सही कर लीजिएगा, -2/7 और z बराबर, ठीक है, इसको सही कर लेंगे। और ऐसे ही दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे, इस वाले को भी सॉल्व करेंगे। मैंने क्या किया है, यहाँ पर 10/7 से मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। तो चलो इस वाले से 30 - 10/7 × 22, 7 यहाँ होता है 21, 210 और ये हो गया 220/7। तो ये आपका अराउंड कितना आ जाएगा, 210 में से 220 -10/7, ठीक है, हो गया है। देखिए तो अब यहाँ से दोस्तों इसको मैं अलग पेन से दिखा देता हूँ। तो अब यहाँ से देखिए ये है 1, ये है 2 और ये है 3। तो ये दोस्तों आपका एक अपर ट्रायंगुलर की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। और अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, आप z की वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो बताइए इसको सॉल्व करेंगे तो भाई z की वैल्यू कितनी आ गई, 5 मिल गया, z बराबर 5, ठीक। अब z की वैल्यू यहाँ से यहाँ रख दो तो y मिल जाएगा, है ना। तो भाई रख दीजिए, 17 पंजे कितना होता है, 85 और 22, ठीक। तो यहाँ से दोस्तों आपको क्या मिल जाएगा भाई, y की वैल्यू मिल जाएगी। तो y की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी दोस्तों, 7y। और ये हो जाएगा भाई 5 में से 2 गया 3, 8 में से 3 गया 5, और नहीं 8 में से, अच्छा सॉरी मैंने क्या लिख रहा हूँ, 8 में से 2 गया 6। तो 7 नमा कितना होता है, 63। तो y बराबर कितना आ गया, -9, ये देखिए, है ना। और इसी तरह से आप क्या कर देंगे, यहाँ पर आप क्या कर दो भाई, x की वैल्यू आपकी फर्स्ट से निकल जाएगी। तो कैसे निकलेगी, चलो फटाफट निकाल लेते हैं। x + 4y + 4z, चलो देख लेते हैं यहाँ पर, एक सेकेंड, ये है, चलो क्या क्या वैल्यू फटाफट रख देते हैं। x + 4y, 4 × y यानी कितना हो जाएगा भाई, 9 चक्को होता है 36, तो माइनस तो हो गया 36, और प्लस 9 पंजे होता है 45, बराबर हो गया 16, ठीक। तो यहाँ पर से दोस्तों क्या हो जाएगा बताइए, ये तो हो जाएगा भाई 36 आपका, ये तो हो गया भाई -9, सॉरी +9 बराबर 16। तो 16 में से अगर आप -9 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा भाई बताइए। 16 में से अगर आप 9 माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा, 7 बच जाएगा, ठीक। तो दोस्तों ये आपका राइट आंसर है। तो x बराबर 7, y बराबर -9 और z बराबर 5। तो ये दोस्तों आपकी है गॉस एलिमिनेशन मेथड। एक क्वेश्चन बहुत इनफ है, इसकी मदद से आप क्या कर सकते हैं, सारे क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। प्रोसेस आपको समझ में आ गई होगी। आपको पहली इक्वेशन रहने देनी है, पहले 2 इक्वेशन से x को गायब करना है, फिर तीसरी इक्वेशन से y को गायब कर देना है, फिर z की वैल्यू निकालनी है, फिर उसके बाद x y z की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। और भी क्वेश्चन आप करिएगा, इस तरह से दोस्तों आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो भाई ये आपका x बराबर 7, y बराबर -9 और z बराबर 5, ठीक है। इसके बाद देखिए दोस्तों अगली जो मेथड है, जो कि आपके सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, साइमल्टेनियस लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए एक और मेथड है। लेकिन दोस्तों ये आपकी इटरेटिव मेथड है, ठीक है, जिसको कि आपकी गॉस सिडल इटरेटिव मेथड बोला जाता है। इससे पहले हमने जो पढ़ी थी मेथड, वो आपकी गॉस एलिमिनेशन मेथड थी, वो डायरेक्ट मेथड थी, ठीक है ना। लेकिन दोस्तों ये आपकी कैसी मेथड है, ये इनडायरेक्ट मेथड है। तो इससे जो रिजल्ट निकलेंगे आपके, वो कैसे निकलेंगे, अप्रॉक्सीमेट निकलेंगे। आप जितने ज़्यादा इटरेशन करते जाएंगे, अब इटरेशन की प्रोसेस मैंने आपको बता दी है, आपको लगातार वैल्यू के जितने करीब हो सके उतने सक्सेसिव अप्रॉक्सीमेशन करने हैं। तो यहाँ पर भी दोस्तों आपका ऐसा ही होगा कि ये आपकी दोस्तों क्या होगी, एक आपकी क्या होगी, इटरेटिव मेथड होगी, और या फिर आप इसको कह सकते हैं इनडायरेक्ट मेथड है, जो कि आपका साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए यूज़ होती है। तो देखिए इसको कैसे करते हैं, मैं आपको इसको प्रोसेस बता देता हूँ। देखिए सपोज हमारे पास फिर से 3 वाला ही लेते हैं, a1x + b1y + c1z बराबर d1। ये हमारे पास सिस्टम है ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन का, ठीक है। और मेरे को x1 x y z की वैल्यू को निकालना है। लेकिन इस बार हम इसको कैसे निकालेंगे दोस्तों, ये इटरेटिव से निकालेंगे, यानी इटरेशन की मदद से इसको निकालेंगे। तो कैसे निकाला जाएगा, देखिए ये आपका है b3y + c3z बराबर है d3, ठीक। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं दोस्तों, सबसे पहले हम इसको हम x की फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे सबसे पहले मैं यहाँ पर से x को सब्जेक्ट बनाऊँ, तो देखिए x को अगर मैं सब्जेक्ट बनाऊँगा तो दोस्तों क्या हो जाएगा, x कैन बी रिटन एज, देखिए क्या हो जाएगा, d1 - b1y - c1z
ठीक है, अपॉन ये क्या हो जाएगा 1/A1, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए D1 माइनस B1y, इस तरह से फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से सेकंड वाली से दोस्तों मैं y को सब्जेक्ट बनाता हूँ, तो क्या हो जाएगा बताइए ज़रा, ये हो जाएगा 1/B1, ठीक है, D2 माइनस A2x माइनस C2z। ठीक है, इसी तरह से मैं तीसरे वाले में से क्या कर सकता हूँ दोस्तों, आपका मैं z को सब्जेक्ट बना सकता हूँ। तो 1 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक सेकेंड, मैंने थोड़ा सा यहाँ पर गड़बड़ कर दिया, A2 ये B2 होगा, तो ये B2 आना चाहिए। ठीक है, तो इसी तरह से यहाँ पर से क्या हो जाएगा भाई 1/C3। ठीक, थोड़ा सा देख लीजिए यहाँ पर C3, और यहाँ पर से हो जाएगा भाई D3 माइनस A3x माइनस B3y। ठीक हो गया, इस तरह की फॉर्म में दोस्तों हम इसको कर देंगे। ठीक, तो पहले हम क्या करते हैं, अब इस देखिए इसका स्टेप क्या रहेगा। स्टेप 1 क्या रहेगा, देखिए जब हम फर्स्ट इटरेशन की बात करेंगे, यानी कि जब फर्स्ट इटरेशन में हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ से y बराबर 0 और z बराबर 0 रख देंगे। ठीक है, इस वाले में आपने y बराबर 0 और z बराबर 0। अब यहाँ से दोस्तों क्या हो जाएगा कि आपको x की वैल्यू मिल जाएगी, लेट x की वैल्यू आती है x1। ठीक हो गया, तो अब आप क्या करेंगे दोस्तों, पहली इक्वेशन में तो आपने क्या करना है भाई y बराबर 0 और z बराबर 0 रखना है। ठीक है, अब दूसरी इक्वेशन में आप क्या करेंगे भाई, x की जगह पे x1, लेकिन z की जगह पे क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। ठीक है, x की जगह पे यहाँ पर क्या रख देना है x1 और z की जगह पे 0, तो इससे आपको दोस्तों क्या मिल जाएगा, y1 मिल जाएगा। ठीक है, अब ये तो हो गई दूसरे इक्वेशन की प्रोसेस। अब तीसरी इक्वेशन में जब आप पहुंचेंगे तो दोस्तों आप क्या करेंगे भाई, x1 और y1 रख देंगे भाई, यहाँ पर x1 और y1 रख देंगे। x की जगह पे आप रखेंगे x1 और y की जगह पे रखेंगे y1, तो आपको क्या मिल जाएगा भाई, z की वैल्यू z1। तो दोस्तों ये आपके पहले रूट आ जाएंगे x1 y1 z1, यानी कि फर्स्ट इटरेशन से दोस्तों आपकी ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक हो गया, तो पहला तो स्टेप आपका हो गया। अगर आपको पूछा होगा फर्स्ट इटरेशन तक ही करो तो बस हो गया, क्वेश्चन खत्म। लेकिन अगर आपसे बोलेगा भाई सेकंड इटरेशन तक करो, तो फिर आपकी वही प्रोसेस होगी। दूसरी प्रोसेस में आपका क्या होगा दोस्तों, कि आप क्या करेंगे भाई, आपको क्या निकालनी है अब फर्स्ट वाली इक्वेशन में, अब आप क्या रखेंगे, y बराबर रखेंगे y1 और z बराबर क्या रख देंगे, z1। तो आपको x बराबर यहाँ से क्या मिल जाएगा, x2 मिल जाएगा नया। ठीक है, पहले x बराबर 0 और y बराबर 0 रख के आपको x बराबर x1 मिला था, तो अब आपको क्या मिलेगा भाई, y बराबर, पहली वाली इक्वेशन में जब आप y बराबर y1 और z बराबर z1 रखेंगे, जो कि आपका दोस्तों यहाँ से आपने निकाला ये वैल्यू ना दोस्तों, जो आपने निकाली, जो अगर आप इसको पहली वाली में अब आप रखेंगे, इसमें रखेंगे, तो अब आपकी जो x की वैल्यू नई वैल्यू आ जाएगी, जिसको हम x2 बोलेंगे। ठीक है, अब उसके बाद फिर से प्रोसेस वही होगी। अब सेकंड वाली इक्वेशन में पहुंच जाओ। सेकंड वाली इक्वेशन में क्या करना होगा दोस्तों, कि z की जगह पे आपने रखना होगा z1 और x की जगह पे क्या रखना होगा, नई वैल्यू x2। ठीक है, तो भाई y की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, y2 आ जाएगी। ठीक है, और तीसरी वाली इक्वेशन में आपको क्या रखना पड़ेगा, कि भाई x बराबर x2 और y बराबर y2 रख देंगे, तो भाई z की नई वैल्यू आ जाएगी z2। तो आपका जो दूसरे इटरेशन से आपका क्या हो जाएगा भाई, x2 y2 z2। ठीक, अब फिर से तीसरा इटरेशन करना है, यानी थर्ड केस। तो थर्ड केस में क्या होगा दोस्तों, कि आप क्या करेंगे, y2 z2 पहली वाली इक्वेशन में रख देंगे, तो आपको x बराबर क्या मिल जाएगा, x3। ठीक है, और फिर आप क्या करेंगे, x बराबर x3 मिल गया, तो आप सेकंड इक्वेशन में x बराबर x3 और y बराबर आप क्या रख देंगे, सॉरी z बराबर आप क्या रख देंगे, z2। तो भाई z बराबर z2 रखने पर आपको y बराबर क्या मिल जाएगा भाई, y3 मिल जाएगा। ठीक है, और इस तरह से दोस्तों आपकी ये प्रोसेस चलती रहेगी। अब आप थर्ड इक्वेशन में आप क्या रखेंगे भाई, x की जगह पे x3 और y की जगह पे y3, तो आपको z बराबर आपका क्या मिल जाएगा, z3 मिल जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों सक्सेसिव इटरेशन की मदद से हम इसके एक्स वाई जेड की हम अप्रॉक्सीमेट वैल्यू को निकाल सकते हैं। सो दिस इज कॉल्ड गॉस सिडल मेथड। इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन कराता हूँ, फिर आपको समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है और आपको इसको सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ गॉस सिडल मेथड। आपको सेकंड इटरेशन तक की वैल्यू इसकी निकालनी है। तो दोस्तों आप कैसे निकालेंगे, देखिए सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे। भाई x बराबर मैं लिख लेता हूँ, पहले वाली से आप x की वैल्यू निकालिए। सब्जेक्ट बनाकर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 1/6 105 माइनस y माइनस z। ठीक है, इसके बाद यहाँ से दूसरे से y की वैल्यू निकालिए। y की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए हो जाएगा भाई 108 हो गया, और फिर उसके बाद 155 माइनस
4x माइनस 3z। ठीक है, ऐसे ही दोस्तों आप यहाँ से क्या करिए भाई, z की वैल्यू को निकाल लीजिए। z की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी भाई माइनस 1/10 है ना। ठीक है, z की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, माइनस 1/10। चलो अपने आप रहता है -1/10। 65 माइनस 5x माइनस 4y। ठीक है, यहाँ तक कोई भी दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। तो अब देखिए पहला इटरेशन हम करने जा रहे हैं, फर्स्ट इटरेशन। तो फर्स्ट इटरेशन में मैंने आपको क्या बताया था कि भाई y बराबर 0 और z बराबर 0 रख दो। ठीक है, क्या करेंगे, y बराबर 0 और z बराबर 0 रख देंगे। तो y बराबर 0 और z बराबर 0 रखने पे x बराबर x1 मिल जाता है। तो भाई यहाँ से आपको क्या मिल जाएगी भाई, यहाँ पर आप 0 रख दो दो जगह, तो भाई x की वैल्यू क्या मिल जाएगी। चलो इसको मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। तो बताइए क्या मिल जाएगी यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी भाई 106/5। ठीक है, 106/5 ये इसकी वैल्यू निकल कर आ रही है। ठीक, तो 106/5 का मतलब है, सॉरी 105/6, मैं क्या लिख रहा हूँ ये, 105/6। ठीक है, 105/6। ठीक, क्या ये कटता है, बिल्कुल कटता है, ये 3 से कटता है। देखिए 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 पंजे 15, 35/2। ठीक, अब आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए x की वैल्यू निकल गई। अब आपको सेकंड इक्वेशन में x की जगह पर रखना है x1 और y की जगह पर, सॉरी z की जगह पर क्या रखना है 0। तो आपको क्या मिल जाएगा, y मिल जाएगा। ठीक है, तो रखिए, देखिए सेकंड वाली में ध्यान से देखना है, यहाँ पर आपको ये वाली में आपको क्या रखना है 1/8। देखिए 155 माइनस x की जगह पर आपने क्या रखना है 35/2 और माइनस z की जगह पे तो क्या रखना है 0। ठीक हो गया, तो चलिए इसको सॉल्व करिए। यहाँ से दोस्तों क्या हो जाएगा भाई, 155 माइनस 35 दूनी कितना होता है 70, तो 155 माइनस हो गया 70। ठीक है, तो यहाँ से 15 में से 7 गया, कितना बचता भाई 8। 85/8 आ रहा है, ये तो आ गया चलो आपका y। ठीक, अब तीसरी वाली इक्वेशन में क्या करना पड़ेगा, देखिए ये आ गया y1। तीसरी वाली में x की जगह पे x1 और y की जगह पे y1 रखना पड़ेगा। तो x की वैल्यू x1 कितनी निकाली थी हमने दोस्तों, ये निकाली थी हमने 35/2 और y की वैल्यू हमने कितनी निकाली 85/8। ठीक है, और आपने इसको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर रख देना है, किसमें, तीसरी वाली ये इसमें रख देना है। ठीक, तो z बराबर है आपका कितना, चलो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, z बराबर है देख लेते हैं, z बराबर है -1/10। ठीक है, इसको थोड़ा देख लेते हैं, -1/10 और 65 माइनस 3x माइनस 4y। 65 माइनस 3 इंटू x माइनस 4 इंटू 85/8। ठीक है भाई, तो यहाँ से दोस्तों आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका क्या मिल जाएगा, z भी मिल जाएगा। मैं अब दोस्तों इसकी वैल्यू को डायरेक्टली लिख देता हूँ, इसकी वैल्यू आ रही 13/2। ठीक, तो भाई देखिए यहाँ पर से आपकी फर्स्ट इटरेशन से इसकी वैल्यू आ गई 35/2, 85/8। ठीक है, और आपकी जो z1 की वैल्यू आई वो कितनी आई, ये आई 13/2। ठीक हो गया। अब दोस्तों अगर आपको सेकंड इटरेशन निकालना है, सेकंड इटरेशन में क्या होगा, सेकंड इटरेशन में आपको दोस्तों क्या करना पड़ेगा, अब पहली वाली इक्वेशन है उसमें y1 और z1 की वैल्यू को रख देंगे। देखिए यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो पहली वाली इक्वेशन है इस पर आपको क्या करना पड़ेगा, y की जगह पर हमने 0 और z बराबर 0 रखा ना, अब यहाँ पर y की जो नई वैल्यू है z की z1 वैल्यू रखनी पड़ेगी। तो दोस्तों आपको क्या मिल जाएगा, x2 मिल जाएगा। ठीक है, और फिर आपकी दोस्तों फिर क्या होगी, प्रोसेस चलती रहेगी। फिर आपको सेकंड वाली इक्वेशन में आपको क्या रखना पड़ेगा, x की जगह पर x2, लेकिन आपको z की जगह पे क्या रखना पड़ेगा z1। ठीक है,
x की जगह पे x2 रखेंगे लेकिन z की जगह पे z1 रखेंगे, तो यहाँ से आपको y2 मिल जाएगा। और तीसरे में आपको x की जगह पे x2 और y की जगह पे y2 रखेंगे तो आपको z2 मिल जाएगा। तो ऐसे करके दोस्तों ये प्रोसेस चलती रहेगी। लेकिन दोस्तों यहाँ पर अभी ये काफ़ी लंबा हो गया है और इतना सेकेंड इटरेशन निकालने की ज़रूरत नहीं होती। ये तो वैसे देखा जाए तो मैंने प्योरली स्टैटिस्टिक्स का ही क्वेश्चन निकालना है, तो यहाँ पर तो स्टैटिस्टिक्स के जो बच्चे होते हैं उनको कैलकुलेटर प्रोवाइड होता है, तो कैलकुलेटर की मदद से वो निकालते हैं। ठीक है, मेरा मोटिव था कि आपको बताना, ज़्यादातर अगर ये एग्जाम में आएगा तो सेकंड इटरेशन तक नहीं आएगा। अगर इतना हार्ड आएगा तो सेकंड इटरेशन वाला नहीं आने वाला, ज़्यादा से ज़्यादा फर्स्ट इटरेशन का आएगा। और अगर सेकंड इटरेशन का आएगा तो कैलकुलेटिव ज़्यादा नहीं होगा, वो बहुत ईजी होगा। ठीक, तो इस तरह से दोस्तों आप इसकी प्रोसेस में निकाल सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन को। तो बस फर्स्ट इटरेटिव समझ गए, इसके बाद आगे की प्रोसेस आप इजीली से इसको समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, मतलब आप इसको इजीली सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थोड़ा वीडियो लंबी हो चुकी है, आज मैंने सोचा था कि काफ़ी चीज़ें हो जाएंगी, लेकिन दोस्तों ये टॉपिक इतने वास्ट हैं कि इनको पढ़ाने में थोड़ा सा समय देना पड़ता है। डायरेक्टली क्वेश्चंस अगर हम इसके करें तो शायद उतनी अच्छे से समझ में ना आए, लेकिन टॉपिक के प्रति अगर हमारी समझ अगर अच्छी होगी तो हमारे लिए आगे जाके बहुत सिंपल हो जाता है। अगर अभी हम इसमें थोड़ा समय दे देंगे तो फिर हमें आगे ज़्यादा समय बर्बाद अपना नहीं करना पड़ता है क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। आगे भी हम दोस्तों कुछ और इम्पॉर्टेंट फॉर्मूलाज लेकर आएंगे, जैसे कि फैक्टोरियल अभी हमारा न्यूमेरिकल में रह गया है, इसके अलावा न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन रह गए हैं, और इसके अलावा जैसे कि न्यूटन डिफरेंस फार्मूला और फॉरवर्ड डिफरेंस, बैकवर्ड डिफरेंस, न्यूटन ग्रेगरी। ठीक है, इसके अलावा भी हमारा कुछ डिवाइडेड डिफरेंस वाला फॉर्मूला है, वो भी दोस्तों हमारा रह गया है, और लैग्रेंज। ये 3-4 कुछ हैं हमारे जो रह गए हैं, इनको हम कोशिश करेंगे कि आने वाली 2 वीडियोज़ में हम इनको ख़त्म कर दें और फिर हमारी न्यूमेरिकल एनालिसिस हमारी ख़त्म हो जाएगी और उसके बाद हम मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स की ओर को बढ़ जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।